वेरी गुड इवनिंग। टुडेज टॉपिक इज सेमीकंडक्टर्स। हम लोग सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से देखते हैं कि जिसकी एब्सोल्यूट जीरो पे वो इंसुलेटर जैसे काम करता है और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो सेमीकंडक्टर जैसे काम करता है, नहीं कंडक्टर जैसे काम करता है। तो उसकी कंडक्टिविटी लाई करती है इस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोला गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप सेमीकंडक्टर मानते हैं, जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर रहते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जिसके अंदर इंप्योरिटी मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपिंग। और डोपिंग करने के बाद जो बनता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टेट्रावेलेंट जर्मेनियम और सिलिकॉन मिला देते हैं हम लोग, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते। इसको हम लोग एक तरीके से पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन चार्ज पॉजिटिव नहीं रहता इसमें। इसके अंदर जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है उसको एक्सेप्टेड इंप्योरिटी बोलते हैं, एक तरीके से नेगेटिव होगी, समझिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ड्यू टू व्हेन द टेट्रावेलेंट जर्मेनियम और सिलिकॉन एडेड टू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। क्या मिलाते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, जिसको डोपिंग बोलते हैं। और उसके मिलाने के कारण क्या होता है कि जो जर्मेनियम के या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कंडक्टिविटी करता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। पीएन जंक्शन यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मोल्ड करके चिपका दिया जाता है, दोनों की वेट बराबर होती है। उसके जंक्शन पे पी टाइप के होल एन टाइप पे चले आते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल में आते हैं। जंक्शन पे वहां पे एक प्रकार से पोटेंशियल बैरियर बन जाता है और वहां पे डिप्लेशन लेयर का निर्माण होता है, जो बहुत पतली होती है और उसकी एक अपनी फील्ड पैदा होती है, जो कि वो फील्ड पी रीजन की तरफ जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन में। तो पी एक होता है आपका फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। अगर सिंपल भाषा में देखें तो फॉरवर्ड बायस जो होता है वो करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायस बोले तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं, जिसके कारण पी जो होते रिपल होते हैं एन रीजन की तरफ और इलेक्ट्रॉन रिपल होते हैं पी रीजन की तरफ, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। डिप्लेशन लेयर पतली हो जाती है और आसानी से पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स का निर्माण होता है और ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है कि हम लोग पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव जोड़ देते हैं, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इसके करंट फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि वहां कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसके कारण वहां पे होल और इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं अपोजिट रीजन में, यानी कि जो एन टाइप है उसके अंदर होल आ जाते हैं वो थोड़े बहुत और पी टाइप में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इस तरह से वो कंडक्टिविटी कर पाते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू माइनर चार्ज के लिए रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके अंदर एक फिल्टर सर्किट भी होता है, वो फिल्टर सर्किट भी समझेंगे हम लोग क्या होता है, कैसे काम करता है, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है वो बताता हूँ। लेकिन मैं हाफ वेव रेक्टिफायर ना बताकर फुल वेव रेक्टिफायर बताऊंगा, ताकि हाफ वेव रेक्टिफायर खुद ही समझ लोगे। समझ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, जो कि जनरली हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं लेते, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। और ये ट्रांसफार्मर लगाकर ऐसा कॉइल है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और ये कॉइल थोड़ी कम मात्रा में होती है, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। समझिए, ये इनपुट रीजन होता है, जहां पर अपन एसी देते हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है। एसी क्या होता है, एसी इस तरह का सिग्नल होता है, वेव फॉर्म। अरे यार गलत बन गया है। तो एसी जो होता है वो इस तरह का वेव फॉर्म होता है, जिसमें ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक
होता है, ये भी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और एक मैक्सिमम वैल्यू पे आता है, फिर कॉमन लगता है, फिर जीरो पे आता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन बढ़ने लगता है, फिर जीरो पे आ जाता है। तो इसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है और मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ये होता है एसी। एसी में क्या होता है, हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन भी चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, ये, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये। आप देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज तीनों में सबसे कम है, यहाँ वोल्टेज उससे ज्यादा और यहाँ मैक्सिमम है ना। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ करंट के नाम से जानते हैं लोग, समझ गए। तो ये हर डायरेक्शन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इसको क्या बोलते हैं, एसी। एसी में हमारे पास जो भी हम लोग घर में एसी देखते हैं, ये क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू वो होती है जितने करंट में, जितने टाइम में एसी डीसी जितना हीटअप कर पाएगा किसी कॉइल को, उतनी टाइम में एसी भी हीटअप कर पाएगा। वो कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ईएमआई में ना। अब सवाल ये उठता है कि अपन ने एसी वोल्टेज दे दिया तो हमें क्या चाहिए कि अगर ये एसी का सिग्नल आया है तो सिर्फ प्लस आए, माइनस ना आए। तो आप एक ऐसा गेट कीपर रख दोगे जो माइनस को रोक देगा। जब वो माइनस को रोक देगा तो आपका ये चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर हम लोग एक ही डायोड यूज करेंगे तो आपका ये आएगा, फिर उतना गैप आ जाएगा जितना नेगेटिव वाला है, उतना गैप आके फिर से वैसा आ जाएगा, फिर से उतना गैप आके फिर से वैसा आ जाएगा। तो ये जो गैप मिलेगा इसके कारण आपके डीसी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस डीसी मिलनी चाहिए, वरना आपका फ्लक्चुएशन होता रहेगा और आप कोई भी चीज देख नहीं पाओगे, ना टीवी में ना किसी में। तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैप सर्किट होता है, ये यहाँ से अपन एक टैप सर्किट ले लेते हैं और ये ऐसा अपन आगे बढ़ा देते हैं, समझ गए। इसको अपन ने क्या करा, आगे बढ़ा दिया, ये वायर पे टच नहीं हुआ है, समझ गए। और इसके अंदर हम लोग जो तुमने पढ़ा होगा कि जो कोर होती है वो लेमिनेटेड होती है, इसलिए लेमिनेटेड होती है कि जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो वो अवॉइड हो जाए, कम से कम एडी करंट प्रोड्यूस हो, इसलिए वो लेमिनेटेड होती है, समझ गए। और उसके बीच में गैप जो होते हैं एक के बाद एक, मतलब कांस्टेंट मेटल यूज नहीं करते हम लोग, वहां पे पतली पत्तियां यूज करते हैं ताकि हीट डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, समझ। अब यहाँ पर हम लोग एक और यूज करते हैं, ये हमारे डायोड्स। क्या यूज करेंगे हम लोग, डायोड्स। तो डायोड जब यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एनोड को इस तरह से बनाते हैं, ये क्या होता है एनोड और ये होता है कैथोड, समझिए। लेकिन डायोड की खासियत है यहाँ पे एक लंबा सा डंडा पीछा होता है, समझिए। तो ये रेक्टिफायर डायोड होता है, इसका नंबर 4007 या 5200 इसके नंबर होते हैं। ब्लैक कलर का रहता है ये दिखने में, कई बार अपने जर्मन की कलर का भी होता है, एल्यूमिनियम टाइप का भी दिखता है, समझिए। तो एल्यूमिनियम टाइप का दिखता है वो बहुत महंगे होते हैं और जो ब्लैक दिखता है वो बहुत सस्ता होता है। ये क्या हो गया एनोड और ये क्या हो गया कैथोड। आप ये जान लो कि पीएन जंक्शन इस टाइप का होता है, ये सेम बिट रहती है, ये मान लो पी है और ये एन है, पी को बोलते हैं एनोड और एन को बोलते हैं कैथोड, समझिए। तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, है ना। तो जब आपका सिग्नल पॉजिटिव वाला आएगा, मैंने अभी तुमको फॉरवर्ड बायस से बताया, तो जब पॉजिटिव सिग्नल आता है तो ये क्या करता है, इसको रिपल करने लगता है। अब जब इसको रिपल करेगा, इसको कंप्रेस करेगा और डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये क्रॉस कर देंगे और आपको आउटपुट में ये वाला करंट मिल जाएगा जो यहां से छोड़ा। इसको बोलेंगे कंडक्ट्स, इसको बोलेंगे कंडक्ट्स। ये डायोड क्या कर रहा है, D1 है, ये डायोड क्या है, D1 है और ये डायोड क्या है, D2 है। तो हमारा जो एसी आता है वो 1 सेकंड में ऐसा वाला प्लस साइकिल आती है और 1 सेकंड में ऐसी वाली माइनस साइकिल भी आती है। तो जब D1 पे प्लस साइकिल आएगी तो D2 के ऊपर क्या आएगी, माइनस साइकिल आएगी। हमने क्या करा, ये दोनों डायोड सेम है इसलिए हम लोगों ने इसको चिपका के बिल्कुल एक फेज माना है और एक फेज मानकर ऐसा लंबा अपन ने आगे तक खींच दिया इसको और इसको भी अपन ने आगे तक खींच दिया है। ये कहलाता है डीसी
डीसी आउटपुट, क्या बोलते हैं, डीसी आउटपुट, इसको बोलते हैं एसी इनपुट, इसको बोलते हैं डीसी आउटपुट। तो आप ये बोल सकते हो कि डायोड जो होते हैं ये आपको एज ए रेक्टिफायर यूज होता है, क्योंकि वो ये इनपुट सर्किट है और कैथोड किससे कनेक्टेड है, आउटपुट सर्किट से। अब क्या होता है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को कंट्रोल करता है और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और ये लोड रेजिस्टेंस होता है, काफी मोटा कलर का होता है, कभी ग्रीन कलर का भी होता है, कभी आपका जो पीओपी करा हुआ होता है उस टाइप का भी कलर होता है काफी। तो ये काफी मोटा होता है, उसके ऊपर वाइंडिंग करी होती है, ज्यादा एम्पियर का रेजिस्टेंस होता है, ये लाल भी हो जाता है कई बार गर्म होके। तो इसकी प्रॉपर्टी है, कितना भी गर्म हो जाए इसको फर्क पड़ता नहीं, हाई करंट को बियर कर सकता है। और ये आपका है डीसी आउटपुट, आपको क्या मिल गया, डीसी आउटपुट मिल गया। इस पॉइंट को बोलते हैं अपन जीरो, क्या बोलते हैं अपन, इस पॉइंट को जीरो बोलते थे, इसको अर्थिंग कर देते हैं, है ना, अर्थिंग कर देते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। इसको पॉइंट को बोलेंगे जीरो, इसको बोलेंगे प्लस, समझ गए। एक ऊपर का पॉइंट हो गया प्लस, ये पॉइंट हो गया जीरो। अब देखते हैं हम लोग कि हमारा रेक्टिफायर का काम कैसे करता है। When AC is input to the primary winding of the transformer, induced AC obtained in the secondary winding. As the positive cycling reaches the diode D1, same moment negative cycling reaches diode D2. As it comes in forward bias, because of positive connected with positive, comes in forward bias, it conducts, and we get पॉजिटिव साइकिल इन आउटपुट सर्किट। क्या मिलेगी तुमको, पॉजिटिव साइकिल। लेकिन जब यहां पे सेम मोमेंट नेगेटिव साइकिल रीचेस डायोड D2, अब जब नेगेटिव साइकिल डायोड D2 पे जाएगी तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्लस को माइनस से जोड़ दें और माइनस को प्लस से जोड़ दें, क्या करेंगे, माइनस को प्लस से जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर मोटी हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आसानी से करंट नहीं मिलता आपको, बहुत फीबल करंट मिल सकता है आपको ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज के लिए। तो ये डायोड का आ गया रिवर्स बायस में आ गया। अब रिवर्स बायस में आ गया तो होगा क्या कि ये करंट नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब ये करंट नहीं छोड़ रहा था तब ये छोड़ रहा था ना, ऊपर वाले करंट छोड़ दिया। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल रीचेस द डायोड D2, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल रीचेस डायोड D2 एंड नेगेटिव साइकिल रीचेस डायोड D1। अब अगर एक ही डायोड होता तो जब पॉजिटिव साइकिल जा रही थी तब ये ऐसा देगा, नेगेटिव साइकिल जा रही तो गैप दे देगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल को ध्यान देगा नहीं। तो ये जो गैप है ये गैप ना आए, इसलिए अपन ने क्या करा, डायोड D2 भी यूज करा है। तो जब D1 में नेगेटिव साइकिल जाएगी तो D2 में क्या आएगा, पॉजिटिव साइकिल, इसको बोलेंगे इट कंडक्ट्स एंड वी गेट पॉजिटिव साइकिल इन आउटपुट सर्किट। जब आप ये डायग्राम बनाओ ना, इतना परफेक्ट बनाना कि सबकी चौड़ाई बराबर हो, सबकी हाइट बराबर हो। मैं तो ऐसा बना नहीं पा रहा, लेकिन तुम प्रैक्टिस करके आना घर से, आसान नहीं इसका डायग्राम बनाना, समझिए। तो in this way, in first case means we have 50 cycle per second of AC. Next case what will happen, positive cycle again reaches diode D1 and the negative cycle reaches diode D2, और इस तरह से एक बार इसको प्लस एक बार इसको प्लस। In this way, in an alternate manner, D1 and D2 diodes come in forward bias and we get continuous positive DC in a output circuit. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर मुझे ऐसी डीसी मिल भी रही है, देखो डीसी मिल रही है मेरे को, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये काफी बड़ी हाइट है। देखो आपको क्या मिल रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, फिर कम हो रहा है ना, ये तो ये पोर्शन में कम हो गया ना। तो ये जो पोर्शन में जो कम हुआ उसका तो करंट आपको मिलेगा नहीं, उस पोर्शन में नेगेटिव हो रहा है ना वो। तो जिस पॉइंट पे करंट कम हो रहा है आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा, क्योंकि आपको डीसी करंट मिला फिर फ्लक्चुएशन मिलेगा, उस करंट से फ्लक्चुएशन होगा, आवाज आएगी, सब बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो पोर्शन गिर रहा है ये गिरे नहीं। हम लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि ये तो हो, लेकिन
गिरने के बाद कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसको सप्लाई कर दे और ये वोल्टेज उतना का उतना ही रहे, नीचे नहीं जाए। अब फिर से जब वो नीचे जाने लगेगा, फिर तो करंट मिल गया उसको, फिर से नीचे जाने लगेगा यहां से, फिर यहां पहुंचा देगा, फिर से नीचे जाने लगेगा, फिर से यहां पहुंचा देगा। और इस तरह से आपको बहुत ही फीबल, समझ गए, यूनि डायरेक्शन मिलेगा, बहुत ही फीबल, ऐसा समझ गए, इस टाइप का आउटपुट मिलेगा जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्टडी करंट। लेकिन ऐसा कैसे करें हम लोग, हाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, उसकी वैल्यू होती है 1000 MFD, 1000 MFD होता है, 2200 MFD होता है, 5400 MFD भी होता है, ऐसे मतलब मेगा फैराड, समझिए। तो ये कैपेसिटर होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। हम तो जब टीवी का काम करते थे तो 1000 MFD 2200 MFD ये यूज करते थे, हम लोग ये काम करते थे टीवी का, समझिए। अब तो पता नहीं, शायद अब तो ये आ गया, क्या बोलते हैं, चिप्स आ गई हैं, सब कंसेप्ट चेंज हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है, मान लो ये माइनस है। अब देखो होता क्या है, हम लोग जो करंट निकला है वो यहां तक तो वही आता है, यहां तक तो यही आता है। अब देखो ये क्या करेगा, हमारे कैपेसिटर का काम होता है डीसी को पास नहीं करता है, एसी को पास करता है। बताओ डीसी को पास क्यों नहीं करता, बताओ। पढ़ाई नहीं करते लोग। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनफाइनाइट फॉर डीसी, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी होता है, और न्यू की वैल्यू 0 होती है डीसी की, फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसमें, तो ये क्या हो जाता है 1/0। द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनफाइनाइट फॉर डीसी, कितनी बार बताया, गाढ़वा गुणो वाच की गीता काल से दोनों बराबर बोलने दो। तो होता क्या है कि जब ये करंट या पोटेंशियल जो बढ़ रहा है, इसको हाई करंट मिलते जा रहा है, तो ये जो करंट मिल रहा है इसकी बैटरी, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो जब इसको करंट मिलेगा तो ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद करंट कब होने लगेगा, अब जब इसको करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। अब जब इसको करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा और अपना करंट छोड़ेगा, जिसके कारण ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इनमें ड्रॉप होके उतने स्पैन तक अपन को यहां पहुंचा देगा। यानी अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी बन जाएगा। अब फिर से थोड़ा करंट मिल जाएगा, उसको चार्ज हो जाएगा, वो देखो चार्ज हो गया, फिर से वो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। इस तरह से आपको बार बार आपको मिलते जाएगा, समझिए। तो जो जब हमारा डीसी का यहां से यहां तक जाएगा तो वो चार्ज होगा, और डीसी का यहां से यहां तक होगा तो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, वो प्रोसेस चलता है। आई सर, तो जैसे आपका ये चार्ज हो गया, फिर इतने पॉइंट तक रहा, फिर चार्ज हो जाएगा इस पॉइंट तक, फिर डिस्चार्ज के पॉइंट ये रहेगा तो फिर चार्ज होगा, और इस तरह से आपको आउटपुट में इस तरह से रे मिलेगी। इसको बोलते हैं फिल्टर कैपेसिटर, फिल्टर सर्किट। और ये जो होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है उसको बोलते हैं रिपल। क्या होता है, जब एसी कंपोनेंट आ जाता है, एसी कंपोनेंट है डिस्टर्बेंस, जो पल्सेस आएगी ऊंचा नीचे ऊंचा, उसको बोलते हैं एसी कंपोनेंट, समझिए। तो एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए अपन क्या करना पड़ता है, रिपल, इसको क्या बोलते हैं रिपल। एसी कंपोनेंट आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हटाने के लिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। और इस तरह से द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इन विच देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ alternating current to direct current with the rectifier, with the help of rectifier consists of diodes, in which anode of the diodes connected to the input circuit and the cathode of diode along with the load resistance connected to the output circuit with filter circuit. तो जो कैपेसिटर होता है क्या बोलते हैं आप लोग, फिल्टर। So bye bye students.